propagation of errors in equation. देखो, मैथमेटिकल प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन इक्वेशन, अगेन मैं कहूँगा इसको बहुत लाइट पढ़ना है, जेई वालों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। वो भी अभी आगे क्या होगा वो भी नहीं बोल के आता, हो सकता है कि जेई वालों को भी ये ना हो, तो लाइट इसलिए सिर्फ क्योंकि आगे के कुछ एग्जाम्पल्स आपको ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल 2-3 एक आध पूरे चैप्टर में से, है ना। तो हल्की फुल्की नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए अपने को। तो मैं एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा। पहले तो बहुत डिटेल में हुआ करता था, ये निकल गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ए और बी नाम से, उनको ऐड करने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है एक्स। बोले ऐसा कैसे हो सकता? जी हाँ, हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिलेगा ना, है कि नहीं। मान लो आप किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, साथ ही साथ आप किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर रहे थे। दोनों कैलकुलेट करते वक्त आपका हल्का सा एरर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में भी हो गया और काइनेटिक एनर्जी में भी। तो भाई आपको नहीं लगता कि टोटल एनर्जी में भी थोड़ा सा एरर आ जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई मैंने बोला कि भाई देखो मुझे मालूम है कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 12वीं में। तो भाई ठीक है, इन दोनों में ऐड करने से क्या मिलता है? टोटल। मैंने बोला ठीक है चलो फरहान, वो ऊपर से एक बॉल को फेंक रहा हूँ मैं, तुम उसकी जब वो इतनी हाइट पर होगा पता लगा लेना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लो एग्जाम्पल को तुमको बोला मैंने, और तुमने बाकायदा सारे जो इक्विपमेंट है इस्तेमाल करके तुमने पता लगा भी लिए, मगर तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या हो गया? एरर हो गया, है ना। मैंने बोला ठीक है हाफिज़ साहब तुम पता लगाओ काइनेटिक एनर्जी उसकी। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी पता लगाए, इसमें भी हल्का सा क्या हो गया? एरर हो गया। अब मैं बोलूँगा अच्छा चलो बताओ तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तुम ऐड करेंगे तो तुमको नहीं लगता इसमें भी एरर आ चुका होगा? अब जाहिर बात है इसमें गलतियाँ हैं, इसमें गलतियाँ, तो जो असल वैल्यू है इसमें तो गलती होगी। तो अक्सर क्या होता है, यही फैक्टर आता है कि ए और बी को ऐड करने से एक्स मिल रहा। मान लो ए में कुछ एरर हुआ, बी में कुछ एरर हुआ, तो एक्स में कितना एरर होगा ये पूछता आपसे कम से कम। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो सब। तो ठीक है, इफ ए एम एंड बी एम आर द mean values of physical quantities A and B with mean absolute error delta AM and delta BM, with mean absolute error delta AM and delta BM। तो बोले मान के चलो AM और BM है, क्या है बेटा? ये मीन वैल्यूज है, किसके? A और B के। और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? डेल्टा AM। और B के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ होगा क्या होगा? डेल्टा BM। तो मैं यहां लिख सकता हूं देन सबसे पहले मीन वैल्यू ऑफ x। तो बोले x का मीन वैल्यू क्या आएगा? तो बहुत आसान है,
x का मीन वैल्यू आएगा xm इज इक्वल्स टू am प्लस bm। मैं इसके लिए कहूँगा फॉलो द गिवन फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है? एडिशन है। फॉर्मूले में क्या है? एडिशन है। तो बोले भैया आपको इसकी मीन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? x का मीन वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ x। मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ x कितना रहेगा? डेल्टा xm इज इक्वल्स टू डेल्टा am प्लस डेल्टा bm। मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ x क्या होगा बेटा? डेल्टा xm इक्वल्स टू डेल्टा am प्लस डेल्टा bm। चुपचाप इसकी एरर को ऐड कर डालो, इसका एरर मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया नहीं? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अगर मेरे को खुजली छूटी, मैंने बोला भाई बता x का मीन रिलेटिव एरर क्या होगा? क्या होगा? x का रिलेटिव एरर क्या होगा? कल याद है ना अपन ने पढ़े थे रिलेटिव एरर क्या होता? याद करो, कल लिखाया था मैंने। हाँ, डेल्टा am अपॉन एम था। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या करते आप? मीन वैल्यू से डिवाइड करते। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, रिलेटिव एरर ऑफ x ये क्या आएगा? तो डेल्टा xm अपॉन xm, ये उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा am प्लस डेल्टा bm अपॉन am प्लस bm। आया समझ में आपको? आया समझ में? है ना? चुपचाप आपने क्या किए? इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से डिवाइड कर डाले। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से अपन ने डिवाइड कर डाले, क्योंकि अपने को तो ये दिया रहेगा और ये दिया हुआ नहीं रहेगा, है ना, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा, अगर आपसे चौथी चीज़ पूछ लिया परसेंटेज एरर, तो क्या रहेगा? तो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू डेल्टा am प्लस डेल्टा bm अपॉन am प्लस bm। बोलो आगे। हाँ, वेरी गुड, इंटू 100। बात बन गया आपका परसेंटेज एरर आ गया। एक बार समझ में? अब ऐसा है, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया तो क्या? अब यहाँ गौर से देखना भैया, अगर प्लस की जगह माइनस आ गया तो क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पर भी सर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मीन वैल्यू निकालते वक्त भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मगर यहाँ प्लस के जगह माइनस नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे? अब प्लस की जगह तो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना a माइनस बी का, इसी वजह से तो इसको a माइनस बी कर डाले, a माइनस बी हम कर डाले थे, है ना? तो सर इसको क्यों नहीं कर रहे? बेटा ये गलतियों को आप देख रहे हैं। बोले समझा नहीं सर, कुछ भी समझा। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा है, मैंने फिर से बोला कि अपने को मालूम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने से क्या मिलता? टोटल एनर्जी। मैंने फरहान तुमको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, तुमसे हो गया था एरर, हाफिज साहब से काइनेटिक एनर्जी में एरर हो गया था, है कि नहीं? जिसकी वजह से टोटल एनर्जी में भी क्या आ गया था? एरर आ गया था। अब मान के चलो कि मैं एक और टीम को दिया, तुमको भी वही बोला, तुमने भी वही करना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, है ना? मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ी देर के लिए मान लो, ऐसा प्लस आता तो नहीं मगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ माइनस आएगा। तुमको मालूम है कि भैया जो इन्होंने करे थे कैलकुलेशन, उसमें ये वैल्यू भी गलत थी और ये वैल्यू भी गलत थी, जिसकी वजह से इसमें जो टोटल वैल्यू है वो भी गलत हो गई। अच्छा एक बात बता, अब मैंने दूसरी टीम को बोला कि चलो ठीक है, दूसरी टीम को बोला चल भाई आप वैल्यू बता लगा यहाँ पे, तो उसने u की वैल्यू कैलकुलेट किया, उसमें उसने एकदम करेक्ट कैलकुलेट किया, u की वैल्यू एकदम करेक्ट कैलकुलेट किया, मगर k की वैल्यू में थोड़ा सा एरर कर दिया, k की वैल्यू में थोड़ा सा एरर कर दिया। अब जाहिर बात है e की वैल्यू में भी थोड़ा सा एरर होगा। अच्छा एक बात बता, सबसे गंदा रिजल्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? हाँ फर्स्ट वाला। क्यों? दो लोगों ने गलती की, तुमने बोले ज़्यादा गंदा वही रहेगा, ज़्यादा गलत रिजल्ट वही रहेगा, और तुमने बोले ये सेकंड वाला क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों ने गलती की, मतलब तुमने दोनों की गलतियों को जोड़ दिए ना आपस में, हालांकि इनके सब्ट्रैक्शन है,
मैंने तुमसे पूछा था सीधा सा बेसिक लॉजिकल सवाल किया तुमसे कि सबसे ज़्यादा गलत जवाब किसका रहेगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टीम का। बोले आपने क्यों? कि बोले सर दोनों की गलतियाँ आ गई इसमें, और यहाँ पर सिर्फ एक ही की गलती आई। तो भले ही यहाँ सब्ट्रैक्शन था, आपने क्या करे, गलतियों को ऐड करे ना, आपने खुद करे ना लॉजिकली ऐड, वही तो हो रहा है यहाँ पर भी। भले ही यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है, वो ये बताना चाहता है कि अगर तुम इसमें भी गलती करोगे तो इसमें भी गलती करोगे तो ओवरऑल गलती क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए भले ही यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आया, है ना। फिर ऑफकोर्स रिलेटिव एरर करोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, परसेंटेज एरर में यहाँ माइनस आएगा। ठीक, लिख लो। हुआ, लेफ्ट साइड का हुआ, सिर्फ टाइटल चेंज कर रहा हूँ। लिखकर पूरा रखना, और मैं जो बोलूँगा सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए, उसी पे फोकस करना। फूके, तुमको लगा अजान का टाइम हो गया क्या? माइक में फूकते ना अजान से पहले। हुआ बेटा, जल्दी करो बेटा। टेस्ट में संडे के ये टॉपिक नहीं रहेगा। नहीं, ग्राफ नहीं है।
ग्राफ तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको कैसे किस इक्वेशन पे कैसा ग्राफ बनता। चलो, अब अगर मैं दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा। तो भैया इसका मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन वैल्यू डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे। अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन है तो ए की मीन वैल्यू को और बी की मीन वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और आपको उससे एक्स की मीन वैल्यू मिल जाएगी। और अगर सपोज़ करो डिवीज़न है तो ए की मीन वैल्यू को बी की मीन वैल्यू से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा और उससे मुझे एक्स की मीन वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके आगे क्या, इसके आगे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होने वाला है। तो पहले ये कंप्लीट कर लो कि मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, तो क्योंकि ये अभी थोड़ा दिक्कत जाएगी शुरू में, क्योंकि पोर्शन बहुत बड़ा होता है अपना नीट का जाइएगा, बहुत बड़ा पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन, 30 अराउंड 30 चैप्टर्स होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। हर चैप्टर में बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो लिखने की हैबिट बहुत डालो। प्लस ऐसा है, मेरा तरीका ऐसा है कि मैं थ्योरी पूरी कवर करता हूँ ताकि बोर्ड एग्ज़ाम भी कवर हो जाए और थ्योरी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, है ना। तो इसी वजह से अभी देखो ना, उस दिन फेलिसिटेशन सेरेमनी चला, उसमें से ऐसी बच्चों से डिस्कशन चल रहा था। तो एक बच्चे का जो अपने जो मेरे पास था पूरा अपने कैप्सूल की बैच में था, और एक बच्चा थोड़ा इंडिविजुअल था, उसका थोड़ा सा स्कोर लो आया था। ऐसी सब तीनों चारों बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बातें चल रही थी, जनरल बातें चल रही थी। तो उसने बोला ऐसी जस्ट उसने दूसरे बाहर से जो था बच्चा, उसने बोला कि सर थ्योरी कौन पढ़ता सर इतनी, वो थ्योरी के क्वेश्चन इतने डाल दिए थे इस बार, है ना। तो उस जो दूसरा स्टूडेंट था मेरा, उसने खुद बोला कि अरे नहीं सर तो पूरी थ्योरी करा के देते मुझे। तो मैंने वही बोला कि मैंने बोला देखो जनरली होता है ये आमतौर पे कि लोग थ्योरी नहीं पढ़ाते इतना डिटेल में, सारी स्टेटमेंट्स नहीं बताते, है ना। मगर मेरी एक आदत है, मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो मायने रखती वो हर एक लाइन में लिखा भी देता हूँ, है ना, कि भाई ये ऐसा है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था जो मैंने ऑलरेडी थ्योरी बेस्ड था, जो मैंने क्लास में बोला था, मैं थ्योरी वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन वैसे ही आया, फ्रेम आया। तो जो दूसरा स्टूडेंट था अपने पास का, उसने बोला कि सर ये आपने क्लास में बोले थे, इस तरह का स्टेटमेंट बोले थे वो, और उसमें कुछ हुआ था, कंट्रोवर्सी भी चली थी। ओल्ड एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट कुछ अलग दिया हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में वो कुछ अलग दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, वो क्वेश्चन ऐसा था कुछ, उसमें एक स्टेटमेंट था कि एटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। वो पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ था, मगर नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है एटम इज़ नॉट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, उसका उल्टा दे दिया। अब उसका भी रीज़न सही है, क्योंकि अगर आप हाइयर एटम देखते हैं, वो एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा है, जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, दे आर नॉट द स्टेबल स्ट्रक्चर, उस हिसाब से सही है। मगर आप लोअर एटम की बात करें, बेसिक एटम की अगर बात करें तो वो स्टेबल है। तो मैंने ये क्लास में बोला, क्लास में लिखा के दिया, उसने एनसीईआरटी में उस लड़के ने भी पढ़ा और उसने बोला टिक करा। तो बाद में एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानी कि हमने पिछली बार अलग दिए थे, इस वजह से ये सब आपका गड़बड़ हुआ, तो हम आपको ये मार्क्स बोनस देते हैं। अब उसको ये बात मालूम भी नहीं ऐसा कुछ था नीट में, है ना, ऐसा कुछ था, उसको मालूम नहीं, उसको क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, तो उसकी बोनस मार्क्स उसको मिलेंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया था उसका। तो वही बड़ा जो रीज़न होता, जो कहा जाएगा कि थ्योरी A to Z पूरा पढ़ना ज़रूरी है। तो थ्योरी बहुत सारी होगी आपके आगे जाके, बहुत काम की चीज़ें। नोट्स जो मैं आपको दूंगा बनाकर, एक एक चीज़ जो आपको बना के दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा बना के कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखो। आगे जो प्रॉब्लम्स आई, ये कुछ नहीं, ये शुरुआत है अभी अपन कुछ करें नहीं, अभी ऐसा समझो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तुमको बहुत बुरे दिन देखना बाकी है तुम्हारे को भी तो बहुत कुछ आना बाकी है, कुछ नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से लगे रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इजीली हो जाएगा कवर। स्टार्टिंग से होना ज़रूरी है ना। जो लोग शुरू से होंगे उनको समझ में आ रही होंगी बात कि आप इस चैप्टर में अपन शुरू से बने हुए, तो सारे चैप्टर का मोमेंटम बना हुआ है। अगर बीच में से गड़बड़ हुए, थोड़ा सा इधर उधर हुए, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। अब जैसे आज जो बच्चे नए आए हैं,
है ना, या फिर कुछ दिन पहले जो नए बच्चे नए आए थे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा होगा तो उनको मालूम नहीं होगा क्या है, जो डायमेंशन के बीच में आए होंगे तो उनको पता नहीं चला होगा डायमेंशन क्या है। तो ये इश्यूज़ आते रहते हैं, तो शुरू दिन से बने रहो। दूसरी बात, लगातार बने रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर का मोमेंटम बने रहता है। खैर, मैं बात कर रहा था इसकी मीन वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगा। तो ये हमने देखा। अब दूसरा आएगा इसमें, हम थोड़ा डायरेक्ट जब मारेंगे परसेंटेज एरर पे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ऑफ एक्स जो रहेगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन होता है, आता है, अभी नहीं आएगा तुमको, पहले आता था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कैलकुलेट करते वक्त 2% का एरर हो गया, ब्रेथ कैलकुलेट करते वक्त 1% का एरर हो गया। तो बताओ एरिया में कितने का परसेंटेज एरर आएगा, है ना। तो दोनों को ऐड कर डालो, 3% का एरर रहेगा उसमें। ये पहले क्वेश्चन आता था, मगर जैसे कि मैंने बताया तुम्हारे सिलेबस में से निकल गया, तो ये तुम्हारे को पढ़ाने का बस ज़्यादा प्रैक्टिस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। सिर्फ जो आगे इस्तेमाल होगा मैं वही बताऊंगा मैं। तो सिर्फ हल्का सा सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो फिजिकल क्वांटिटी को या डिवाइड करो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो। परसेंटेज एरर ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा बी एम अपॉन बी एम मल्टीप्लाई बाय 100 को निकाला मैंने कॉमन और ऐसे लिख डाला। समझ में आया बेटा आपको, है ना। तो इस तरह से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज एरर को। फिर अगर आपसे पूछ लिया किसी ने रिलेटिव एरर ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर ऑफ एक्स ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बेटा ये। परसेंटेज एरर ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम, इसको भी एक्स एम लिख देना चाहिए था मुझे, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा ए एम अपॉन ए एम प्लस डेल्टा बी एम अपॉन बी एम मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कैंसिल हो गया, है ना। फिर क्या बचा, डेल्टा एक्स एम अपॉन एक्स एम इज इक्वल टू डेल्टा ए एम अपॉन ए एम डेल्टा बी एम अपॉन बी, है ना। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, रिलेटिव एरर। और अगर मैं एक्स एम को उधर ट्रांसफ़र कर दूं तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम प्लस डेल्टा बी एम अपॉन बी एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम। तो ये जो आपको निकल रहा है ना सब, ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर है, किसका, एक्स का। तो इसीलिए मैं इसको टाइटल में नाम दे दूंगा मीन एब्सोल्यूट। बस इतना लिख लो, बस लिख लो बस, मेरे को नहीं लगता इसका कुछ आएगा तुम्हारे को। अगर बाय चांस यूज में आ गया तो तुम्हारे को एटलीस्ट याद रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ लिया था। आखिरी वाला जो कराऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस आपको, तीसरे नंबर का ये वो आ सकता है। क्या भाई,
ऑल ओके। इतनी डेंजरस याद कौन कर रहा भाई, और किसकी कर रहा? ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। x is equals to a raised to power n. Physical quantity raised to some power. AM mean value of A, delta AM mean absolute error of A. फिजिकल क्वांटिटी रेज टू सम पावर, और इसमें सबसे ज़्यादा एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज एरर का। मैं हालांकि सब चीज़ बता दूंगा आपको, बट फिर भी जैसे कि अगर मुझे मीन वैल्यू निकालना रहा x का, तो कैसे निकालूंगा? xm इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू n, है ना। मतलब ये क्या बोलता है भाई, मीन वैल्यू निकालना है, चुपचाप जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करो। अगर फॉर्मूले में a का पावर n है तो a का पावर n ले लो, है ना, मीन वैल्यू का, वो आपको x की मीन वैल्यू दे देगा। अब दूसरा वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज एरर ऑफ x। परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर ऑफ। ये बात ध्यान में रखो, ये वाला, बस ये इक्वेशन, मतलब पूरा जो मैंने कल और आज पढ़ाया ना, उसमें सिर्फ ये वाला काम का तुम्हारे, सिर्फ ये वाला पॉइंट। अगर a का पावर कुछ n करके है, a का पावर कुछ n करके, और a कैलकुलेट करते वक्त परसेंटेज एरर हुआ कुछ तो x में कितना हुआ होगा? तो सिंपली करना क्या है, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई कर देने का है। सिंपली करना क्या है, पावर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है इसके a के परसेंटेज एरर के साथ, बात खत्म, है ना। ये हमारे लिए थोड़ा मायने रखता है, ओके। हालांकि इसके आगे की कुछ स्टेप मैं लिख के दे रहा हूँ, वो कुछ खास काम के नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ। मीन एप, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज एरर ऑफ x को आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा, रिलेटिव एरर ऑफ x। रिलेटिव एरर ऑफ x, इसी को मैं इस तरह से कन्वर्ट करूंगा, डेल्टा x अपॉन एक्स एम मल्टीप्लाई बाय 100, n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया, देखो डेल्टा एक्स एम अपॉन एक्स एम इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। और यही क्या है बेटा, आपका रिलेटिव एरर है। और अगर मैं कहूँ कि भैया मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, चौथा, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखो आपको सिर्फ एक्स एम को उधर भेजना है, तो डेल्टा एक्स एम इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम, बस बात करें। मगर अगेन मैं कहूँगा बार बार आप इसी चीज़ पे फोकस करो,
इतने पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। बाकी आप लिखना है लिखो, लिखना तो है लिख लो, बट ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ उतने पार्ट पे फोकस करो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा था। वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त रेडियस में 2% का एरर हो गया, रेडियस ऑफ अ स्फीयर में 2% का एरर हो गया। तो वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का एरर होगा? तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या लिखा जाता है, 4/3 पाई r3। एक कांस्टेंट चीज़ों को मारो गोली, उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी बदलते नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना। पाई लिखते वक्त गलती नहीं होती, आर कैलकुलेट करते वक्त गलती होती है। पाई की तो वैल्यू सभी को मालूम है। तो मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज हाउ मच, 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन रेडियस। मैं बोलूँ आर में कितने का एरर हुआ था, 2% का, तो कितना हो गया बेटा कुल मिला के 6%। आज समझे? मगर आपको एरर करके नहीं आएगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा एरर करके नहीं, आपको चेंज करके आएगा। बोले वो कैसा? मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी वैल्यू जो हम जानते हैं, जैसा मान लो मैं कहूँगा ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आता है √gm/r। ये आपने 10वीं पढ़ा होगा, जब भी कोई सैटेलाइट गोल गोल घूमता है ना, √gm/r। अब ऐसा है, मैंने ये कहा कि मैंने रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट 2% से बढ़ा दिया। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट 2% से बढ़ा दिया, तो क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी कितने परसेंटेज से बढ़ेगी? ये वाले को ध्यान में देना अच्छे से। मैं बोलूँगा परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस कितना है, 2%। उसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेगा, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेगा? बात समझ रहे हैं बेटा? परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस आपको कितना दिया, 2%। और क्या करा उसने, बढ़ाया ना, ये बात भी ध्यान में रखना, बढ़ाया। अब अगर ये बढ़ाया तो ये कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब भी पता लगाते हैं। सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूले को अच्छे से लिखो। मैं बोलूँगा VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? है ना, कोई भी रूट रहा, रूट को आप ऐसा लिख सकते हैं। अरे भैया √x को आप लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो R का पावर 1/2। बोले सर बाकी कहाँ गए? बाकी नहीं लिख रहे अपन। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो चीज़ें बदल नहीं रही, सिर्फ एक ही चीज़ बदल रही है ना ये, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा परसेंटेज इंक्रीज इन या परसेंटेज इन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेगा? फिर वो देखो ये वाला रूल आ गया, है ना। क्या रूल है? पावर नीचे ला लो, तो पावर को नीचे ला लिए, मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज चेंज इन रेडियस, है ना, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। या फिर एक काम करता हूँ, रुको 2 मिनट में, सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, r⁻⁻1/2 लिख देता हूँ पहले, है ना। अब आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -1/2 परसेंटेज चेंज इन आपका रेडियस। अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना है? तो बोले अभी पता लगाए थे 2% का रेडियस, सॉरी कितना, 2% ना, हाँ। तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना है भैया? 2% है, तो मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये क्या हो जाएगा, -1%। अब माइनस का मतलब ये होता है कि जो भी एक्शन हुआ उसका अपोजिट। यहाँ रेडियस को तुमने क्या किए थे, बढ़ाए थे, रेडियस की वैल्यू को क्या करे थे, बढ़ाए थे, तो उसका अपोजिट यानी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा बाय 1%। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको आएंगे जो इससे रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, ठीक है। रेडियस को आपने बढ़ाया, रेडियस को आपने बढ़ाया, कितने परसेंटेज से बढ़ाया? 2% से बढ़ाया। क्रिटिकल वेलोसिटी कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, इसने आपसे पूछा, ये समझ में आ गया? अब बोले कैसा? मैं बोलूँगा देखो इनका रिलेशन ऐसा है, R को ऊपर लेके आ जाओ तो -1/2। परसेंटेज एरर इन VC इज हाउ मच, -1/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन R। अरे यार वो तो कितना है, तो फिर 2 कैंसिल क्या हो गया, 1 बचा, कितना, -1।
माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर ये बड़ा होगा तो ये कम होगा, और ये कम हुआ तो ये बड़ा हुआ। तो हमने कहा कि हमने तो रेडियस 2% से बढ़ाया था, तो क्रिटिकल वेलोसिटी 1% से कम हुआ। आई बात समझ में, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको आएंगे, ये आएगा तुमको एग्जाम में, ठीक है। चलो देख लो। ये चौथा हो चुका क्या आपका? फिर मैं ये एग्जाम्पल बना के दे देता हूँ 2-3, उसके प्रैक्टिस हो जाएंगे अच्छे से। The radius of an orbiting satellite is increased by 2%. What is the change in its orbital speed? तो उसको क्वेश्चन बना के आपको ऐसा देगा ऑप्शन में, वो इंक्रीजेस बाय 2%, सेकेंड डिक्रीजेस बाय 2%, थर्ड ऑप्शन ऐसा देगा इंक्रीजेस बाय 1%, चौथा ऑप्शन क्या देगा आपका, डिक्रीजेस by 1%, increases by 2%, decreases by 2%, increases by 1%, decreases by 1%, ठीक है। देन वही वाला प्रॉब्लम है, देखो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है √gm/r। ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻²। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस। मैं बोलूँगा परसेंटेज इन ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2%, यानी कि -1%, और निगेटिव का मतलब है ऑपोजिट होगा। तो मैं बोलूँगा ये इंक्रीज बाय 2% था, तो ये होगा डिक्रीज बाय 1%, है ना। ये जो है एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेगा, टाइम है उसको अभी काफ़ी। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये है, रेडियस के रेज़ टू पावर 1/2 को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटीज। ये देखो r का पावर, ये r⁻² 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, r⁻² -1/2, -1/2 पावर जैसे कि वैसे नीचे आता, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन r। ये समझ में आना, ये पावर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन r। परसेंटेज चेंज इन r कितना है, 2%, इंक्रीज हुआ ना ये 2% से, तो फिर भैया ये +2% है, मतलब मान लो, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितने से, -1% से। Particle in uniform linear motion, uniform accelerated
motion covers a distance x in t seconds. Okay. Starts from rest. If the time is increased by 5%, what is the change in displacement?